बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो बड़े अहम मामलात पर हमने बात करनी है। एक तो शहरयार अफरीदी की जो MPO के तहत गिरफ्तारी थी, उस पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ी ही अहम कार्रवाई जो है वो शुरू की है, तौहीन अदालत की कार्रवाई। उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है। इससे कबल जो समात का तहरीरी हुक्मनामा था वो अलग था, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई की अलग से फाइल बन चुकी है और उसका जो हुक्मनामा है वो आपके सामने रखते हैं। उसमें किस तरह अदालत ने ये डिटरमिन किया है, और अदालत ने ये कहा है कि बादियुन नज़र में DC इस्लामाबाद इरफान मेमन और इसके अलावा जो SSP ऑपरेशन हैं जमील अहमद, वो दोनों अदालती हुक्म की हुक्म अदूली के मुर्तकिब करार पाए हैं। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और दूसरा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जड़ा वाला जो वाक़या था वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो ईसाई कम्युनिटी है, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए उन्होंने वहाँ का विज़िट किया है। हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ा वाला वाक़या या जड़ा वाला का दौरा और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात, क्योंकि ये ऐसा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया नोटिस चीफ जस्टिस ने? और जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दरमियान इख्तलाफात की वजह से कैसे जो है वो मसाइल और कन्फ्यूजन जो पैदा हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 सफ़ात का जो ऑर्डर जारी किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत ने सबसे पहले DC इस्लामाबाद से मुतल्लिक लिखा है कि इसी अदालत ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जून में एक जब MPO के तहत शहरयार अफरीदी और उनकी बीवी को इस्लामाबाद से उठाया गया था, तो उस MPO के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उस पर फैसला दिया था। उस जून के फैसले में अदालत ने जो MPO जारी किया गया था उसको कालअदम करार दिया था, और MPO में जो वजूहात दी गई थी उनको भी अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका हवाला देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ये लिखते हैं कि जून का MPO जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कलअदम करार दिया और उसको ये कहा कि ये इख्तियारात से तजावुज है। इसके बावजूद DC इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक नया MPO 8 अगस्त को जारी कर दिया, और उसमें अदालत ये लिखती है कि उस 8 अगस्त के MPO में जो वजूहात दी गई, जो मामला सामना अदालत के सामने रखा गया, वो भी रीजनेबल नहीं है। बताया गया कि सोर्स इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये जो MPO है वो जारी किया गया। उस सोर्स इंफॉर्मेशन में अदालत की जानिब से कहा गया है कि एक SHO और एक DPO जो है वो थे, लेकिन वो अदालत के सामने जो मौजूद थे उन्होंने कहा हम ड्यूटी पर नहीं थे। तो अदालत के दूसरों का कहा है कि जिस SHO ने ये सोर्स इंफॉर्मेशन दी थी और उसके बाद जिस DPO ने कंफर्म करके ऊपर जो है वो कामे बाला को दी, उसके बाद DC तक पहुंची, वो भी अदालत के सामने आए, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ये कहती है कि DC इस्लामाबाद में बगैर सोचे समझे और बगैर माइंड अप्लाई किए उन्होंने एक सोर्स इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है वो MPO जारी कर दिया। अदालत ये कहती है कि एक जो जून का ऑर्डर मौजूद था उसके बावजूद ये नया MPO जारी करना इस जो निज़ाम इंसाफ है उसको नीचे दिखाने का जो के मुतरादिफ है। इसके अलावा अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि DC ने जो ऑर्डर जारी किया है इससे एक तासुर उभरा है, एक तासुर देने की कोशिश की है DC इस्लामाबाद ने कि एग्जेक्टिव जो है वो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालती जो अहकामात हैं वो बाइंडिंग नहीं है। ये तासुर देने की कोशिश की है और ये तासुर किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अदालत ने कहा कि बादियुन नजर में DC इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जो है वो अदालती हुक्म अदूली के मुर्तकिब करार पाए हैं। लेकिन अदालत ने एक और मौका भी दिया है DC इस्लामाबाद को कि वो अगर चाहें तो तफसीली जवाब इस मामले में जमा करवा सकते हैं। और अदालत ने DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन जो है जमील अहमद, उनके खिलाफ 28 अगस्त की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है। 28 अगस्त को उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म आयद होना एक बहुत ही अहम मरला है। जो SSP ऑपरेशन है उनके हवाले से भी अदालत ने यह कहा है कि उन्होंने भी जो उनके पास SHO, उसके बाद DPO और उसके बाद SSP ऑपरेशन के पास जो रिपोर्ट आई, उन्होंने भी एक रबर स्टैंप के तौर पर उसको लिया और वही आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दी। उन्होंने भी इस हवाले से नहीं सोचा कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद क्या है,
क्योंकि जिस दिन ये मामला हुआ था शहरयार अफरीदी आज से 3 से 4 रोज कबल जब समाअत हो रही थी तो उस रोज भी अदालत की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि आप ये साबित करें कि 8 अगस्त को इस्लामाबाद में गैर मामूली हालात से, कशीदा हालात थे या हालात खराब थे, या 5 अगस्त के बाद जो है वो हालात खराब हुए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हुए थे 5 अगस्त को, जिसका हवाला डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दिया था। तो वो जो इंतजामिया थी, आईजी थे, चीफ कमिश्नर थे और डीसी इस्लामाबाद थे, इस पॉइंट को वो अदालत के सामने साबित नहीं कर सके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो एजेंसीज रिपोर्ट देती हैं उन्हीं रिपोर्ट की बुनियाद पर मैं आगे जो है वो चलता हूं। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया था कि आपने माइंड भी अप्लाई करना होता है। अब मुख्तसर ये है कि 3 सफ़ात के फैसले में अदालत ने 28 जो अगस्त है वो तारीख मुकर्रर कर दी है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म अगर आयद होती है तो रिसेंट पास्ट की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के जो इंतजामी अफसरान हैं या इस्लामाबाद पुलिस है उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, बहुत बड़ा ऑर्डर होगा अगर ये फर्द जुर्म जो है वो आयद हो जाती है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 28 तारीख को जो माफीनामा है वो भी जो अफसरान और इंतजामिया अफसरान उनकी जानिब से आ सकता है, लेकिन 28 अगस्त को देखते हैं कि उसमें होगा क्या। दूसरा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जड़ावाला पहुंचे, वहां पे जो ईसाई कम्युनिटी है वहां उनसे इज़हार यकजहती किया। यकीनी तौर पर जो जड़ावाला वाक़या है वो बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। वहां पे ये इल्जाम लगाया गया शुरू में कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई। कुरान पाक की बेहुरमती होना भी दुरुस्त नहीं है। जो कल्प्रिट है उसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी भी जो अकलीती जो इस किस्म की ईसाई कम्युनिटी की जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। इस्लाम भी इन इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो वहां पे जो घर जलाए गए, जो वहां पे गिरजा घर थे, वो उनको नुकसान पहुंचाया गया। जो मुलव्विस लोग हैं उनको यकीनी तौर पर सजा होनी चाहिए और निजाम को डिलीवर करना चाहिए, अदालती निजाम को डिलीवर करना चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइज साहब वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर दुराएं तो चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है वो इसलिए सो मोटो नहीं ले रहे कि वहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसके खिलाफ स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ये समझते हैं कि अगर वो स्टे है तो उसकी बुनियाद उसके अलावा जो है वो जब तक स्टे खत्म नहीं होगा तब तक सो मोटो नहीं लिया जा सकता, और सो मोटो अगर लेते हैं तो वो फिर मुतनाज़ा होगा, फिर कंफ्यूजन होगी, फिर जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन की वजह से, इख्तलाफात की वजह से और मौक़िफ़ मुख्तलिफ होने की वजह से चीफ जस्टिस जो है वो इस पर सो मोटो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सो मोटो नहीं ले रहे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मेरा यह ख्याल है कि ऐसे विजिट करने की बजाय विजिट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमदर्दी का विजिट डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन विजिट करने की बजाय अगर डिलीवरी दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 4 माह हुए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है कि इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के इख्तलाफात की वजह से वो केसेस की समाअत जो है वो नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि एक तरफ वो जो है वो समाअत नहीं कर रहे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले रही है, और तीसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मौके पे वहां पे हमदर्दी के लिए पहुंचे हैं। तो ये कंफ्यूजन है इस जो इदारों को, अदलिया को, जुडिशरी को, चीफ जस्टिस को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को या पुलिस को, सबको निजाम डिलीवर करना चाहिए। इन जो वाकयात होते हैं इन वाकयात को रोकने के लिए ये शॉर्ट टर्म है कि आप विजिट करें, लॉन्ग टर्म ये है कि आप सिस्टम ऐसा बनाएं, इदारे मजबूत हो और अदलिया जो है वो मजबूत हो, अदलिया स्पीडी जो है वो चीजों आगे बढ़ाए। तो ये चीज है कि इस मामले को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और सो मोटो नोटिस के लिए ये एक फिट केस बनता है, लेकिन ये इख्तलाफात की नजर हो रहा है और अंदरूनी इख्तलाफात हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर रहे हैं। तो ये नाजरीन आज की हमारे 2 टॉपिक्स पे बात करना थी, और आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।